हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ सचिन तिवारी, योर केमिस्ट्री टीचर। आज का वीडियो आरेनियस थ्योरी और आरेनियस का इक्वेशन, इसका मैथमेटिकल यूज पे बेस्ड होगा। आपको इसमें मैथमेटिक्स क्या है, इसका ग्राफ क्या है, इसको इक्वेशन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये सीखने को मिलेगा। लेट्स स्टार्ट अबाउट द आरेनियस इक्वेशन। आरेनियस इक्वेशन पढ़ने के पहले आपको एक बेसिक बात मालूम होनी चाहिए। किसी भी रिएक्शन का जो रेट कांस्टेंट होता है, ये रेट कांस्टेंट कभी भी कंसंट्रेशन से अफेक्टेड नहीं होता, चेंज नहीं होता। लेकिन यही रेट कांस्टेंट टेम्परेचर चेंज के साथ चेंज हो जाता है। यानी प्रिंसिपल, आपको एक टैगलाइन दिमाग में रखना है कि रेट कांस्टेंट ऑफ एनी रिएक्शन चेंजेस ओनली विद द चेंज ऑफ टेम्परेचर। जैसे जैसे टेम्परेचर में चेंज करते हैं, रिएक्शन का रेट कांस्टेंट भी चेंज होता है। अब ये कंसेप्ट कैसे हम समझ पाएंगे, सीख पाएंगे, उसी के लिए हमको जरूरत पड़ता है आरेनियस इक्वेशन। आरेनियस इक्वेशन एक डिफाइंड इक्वेशन है जो कि एक एक्सपोनेंशियल इक्वेशन माना जाता है। अब एक्सपोनेंशियल इक्वेशन को हम सिंपल तरीके से जब पढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहले इक्वेशन को हम क्या करते हैं, लॉग बेस कन्वर्ट करके सिंपल इक्वेशन में बदलते हैं। तो आखिर ये आरेनियस इक्वेशन है क्या? तो इसके बारे में अगर बात करें तो आपको ये देखना होगा कि आपने जो सीखा है वो रेट कांस्टेंट सीखा है, आपको एक्टिवेशन एनर्जी का ज्ञान है और आपने टेम्परेचर का इफेक्ट्स जान लिया है। अब इन तीनों का जो कोरिलेशन है, यानी क्या कि मैथमेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन द रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन, टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन एंड द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन इज नोन एज आरेनियस इक्वेशन, व्हिच इज एन एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। आरेनियस इक्वेशन को हम लिखते हैं जब, तो जनरल रिप्रेजेंटेशन ये दिया जाता है कि रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू e to the power minus E upon RT। तो आरेनियस इक्वेशन का रिप्रेजेंटेशन है कि रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू e to the power minus E upon RT, वेयर अब अपन इस चीज को डिटेल करें तो आप अंडरस्टैंडिंग है आपकी कि यार ये प्रोपोर्शनल इक्वेशन है, तो इसको मैं सिंपल इक्वेशन में बदलना चाहता हूँ, तो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट ले लेता हूँ। तो यहाँ पर रेट कांस्टेंट k इज इक्वल टू एक कांस्टेंट ले लिया a e टू द पावर माइनस e अपॉन RT, वेयर a इज अ प्री एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट। प्री एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट को हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी, कोलिजन फ्रीक्वेंसी। कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या है वो आपने सीखा लास्ट वीडियो में कोलिजन थ्योरी में, कि कोलिजन फ्रीक्वेंसी का मतलब ये है कि द फ्रैक्शन ऑफ द टोटल नंबर ऑफ कोलिजन विच आर इफेक्टिव टू चेंज इनटू द स्टेबल प्रोडक्ट। कोलिजन फ्रीक्वेंसी को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम कैपिटल जेड से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इट्स योर फ्रीडम कि आप ए लिखना चाहते हैं कि जेड लिखना चाहते हैं। तो हमको आरेनियस इक्वेशन मिला k इज इक्वल टू ए ई टू द पावर माइनस e अपॉन RT, वेयर k, अब आपको मालूम है कि k को हम कहते हैं रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन, सभी को आइडिया है। यहाँ पर EA, तो अब आपको ये भी मालूम है कि EA इज द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन, इसके बारे में सीखा। यहाँ पे T टेम्परेचर है, और आपको पहले भी बता चुका हूँ कि केमिस्ट्री में आपको थोड़ा सा केयरफुल होना पड़ता है जब टेम्परेचर आता है। टेम्परेचर जब कैपिटल T में है तो अंडरस्टूड है कि यहाँ पर जो वैल्यू होगी वो केल्विन में होगी। स्मॉल t होता है तो जनरली डिग्री सेल्सियस में, अगर केल्विन में है तो आप सब जानते हो कि डिग्री सेल्सियस प्लस 273 करेंगे तो केल्विन कन्वर्जन हो जाएगा, लेकिन शर्त ये है कि केल्विन में बदलना पड़ेगा। आगे एक और वैल्यू दिख रही है, वो आपको मालूम है सबको, R। तो R आप सब जानते हो कि R इज नोन एज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। अब जब यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट आता है तो अपन फिजिक्स के हिसाब से सोचें तो तुरंत इसकी वैल्यू अपन SI सिस्टम में 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन यूज करते हैं। बस केमिस्ट्री में आपको
ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि यहाँ एक्टिवेशन एनर्जी है और एक्टिवेशन एनर्जी को जब हम एक्सप्लेन करेंगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी जनरली किलो जूल पर मोल में होती है। तो जब किलो जूल पर मोल में कोई एनर्जी रिप्रेजेंट की जा रही होती है तो ऐसे केस में आर की वैल्यू क्या लेना है। तो आपको ध्यान रखना होगा कि अगर चार बातें कि अगर एंथैल्पी यानी एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू अगर हमने जूल में ली है तो आर की वैल्यू 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन यूज करना है। लेकिन यही अगर हमने किलो जूल में ले ली, जो कि हमेशा ली जाती है और क्वेश्चन में दी भी किलो जूल में ही जाएगी, तो 8.314 इंटू 10⁻³ किलो जूल पर मोल पर केल्विन लेना है। अगर कैलोरी में आ गया तो आपको आर की वैल्यू क्या लेनी है, 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन। लेकिन अगर ये किलो कैलोरी में आ गया तो 2 इंटू 10⁻³ किलो कैलोरी पर मोल पर केल्विन, तो ये आर की वैल्यू। इसमें प्रिकॉशन ये रखना है कि जब थर्मोडायनेमिक इक्वेशन हो या केमिकल काइनेटिक्स हो तो ऐसे केस में हमेशा आर की वैल्यू किलो जूल पर मोल के रिस्पेक्ट में ही यूज़ करना है। हाँ, जब इक्विलिब्रियम होता है, सोल्यूशन फॉर्म में होता है, गैसियस स्टेट होता है, तो हमने देखा है कि आर की वैल्यू की वैरायटी होती है और बहुत सारे केसेस के लिए आर की वैल्यू अलग तरीके से रखी जाती है, क्योंकि वो वेरिएबल्स के हिसाब से डिपेंड करती है। पी इज इक्वल टू एनआरटी के इक्वेशन में आर को डिफाइंड किया था स्टेट्स ऑफ मैटर में, तो आपने देखा था जब पी इज इक्वल टू एनआरटी से आर को डिफाइन करते हैं तो तय बात होता है कि प्रेशर, वॉल्यूम, इन सब की कंडीशन, वर्क की कंडीशन या की यूनिट पे आर की वैल्यू डिपेंड करती है। क्लियर? यहाँ पर ये जो पूरी वैल्यू है e टू द पावर माइनस ई अपॉन आर टी, e टू द पावर माइनस ई अपॉन आर टी को एक कोफिशिएंट मान लिया गया है, एक कंप्लीट वैल्यू को। इस कोफिशिएंट को कहा जाता है बोल्ट्जमैन कोफिशिएंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट नहीं, कोफिशिएंट। तो बोल्ट्जमैन कोफिशिएंट है और जब इसकी जरूरत होगी तब हम इसके बारे में बात करेंगे कि बोल्ट्जमैन कोफिशिएंट क्या है। लेकिन अभी बोल्ट्जमैन कोफिशिएंट इज e टू द पावर माइनस ए अपॉन आर टी। तो ये आरएनएस का सिंपल एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है। अब इस एक्सपोनेंशियल इक्वेशन में हमको ये तो दिख रहा है कि k इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस ए अपॉन आर टी अगर इक्वेशन यूज करते हैं तो इसमें हमको k दिखता है, E एक्टिवेशन एनर्जी दिख रही है, टेम्परेचर दिख रहा है। तो स्वाभाविक बात है इन तीनों का ये जो मैथमेटिकल रिलेशन है, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म का इक्वेशन जो है, इसी को हम कहते हैं क्या, आरएनएस इक्वेशन। लेकिन इस आरएनएस इक्वेशन को हम यूज कैसे करेंगे, इसका ग्राफिकल फॉर्म क्या होगा, इसका न्यूमेरिकल कैलकुलेशन कैसे होगा, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो इस पे ध्यान लगाने के लिए आपको आगे अब देखना पड़ेगा। तब फिर इसमें आगे जब जो बात आती है कि आरएनएस इक्वेशन को हम इलस्ट्रेट कैसे करें और इसका एप्लीकेशन करें, तो अब चलिए, जब हमको मालूम है कि किसी भी रिएक्शन का जो रेट कांस्टेंट k है आरएनएस के हिसाब से वो इक्वेशन है k इज इक्वल टू a e टू द पावर माइनस e अपॉन आर टी। स्वाभाविक बात है ये एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है और किसी भी एक्सपोनेंशियल इक्वेशन को अगर हमको कन्वर्जन करना है सिंपल फॉर्म पे तो उसका लॉग करेंगे। अब एक्सपोनेंशियल इक्वेशन का जब लॉग करेंगे तो वो या तो नेचुरल लॉग होगा या लॉग बेस ई होगा। तो हम या तो इक्वेशन को नेचुरल लॉग में रिप्रेजेंट करेंगे या लॉग बेस ई में, स्वाभाविक है। अब इसका मैं लॉग करूँ तो आप सब जानते हो कि हो जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ के इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ के माइनस ई अपॉन आर टी। तो इस इक्वेशन को मैंने सिंपल तरीके से रिप्रेजेंट किया कि नेचुरल लॉग में, या फिर आपको ये पसंद नहीं आता है तो आप लॉग बेस ई ऑफ के इज इक्वल टू लॉग बेस ई ऑफ के माइनस ई अपॉन आर टी कर लीजिए। अब आप इतने दिनों से देख रहे हैं, आपने सीखा है कि लॉग बेस ई ऑफ एक्स या नेचुरल लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2.303 लॉग बेस 10 ऑफ एक्स होता है। तो अब क्या करोगे आप, क्योंकि आपको लॉग जो वैल्यूज याद है वो सब बेस 10 के इक्वेशन में होती है, तो हम इसको बेस 10 का इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेंगे। जब ऐसा करेंगे तो अब हमारे पास इक्वेशन हो जाएगा क्या, log बेस ई है तो 2.303 log बेस 10 ऑफ k 2.303 log बेस 10 ऑफ a माइनस e अपॉन आर टी।
अब मैं चाहता हूँ कि इस इक्वेशन से मैं 2.303 हटा दूँ, तो इसको कैंसिल करूँगा तो स्वाभाविक बात है यहाँ पे यूज हो जाएगा। तो यही इक्वेशन अब मेरा क्या हो जाएगा, ये इक्वेशन कन्वर्ट होके आ जाएगा log base 10 of k is equal to log base 10 of a minus 2.303 minus a upon 2.303 RT। तो अब स्वाभाविक बात है इक्वेशन में अब हमें ये क्लियर हो गया कि हमारा इक्वेशन log k is equal to log a minus e अपॉन 2.303 RT है। अब इस सिंपल इक्वेशन को अब हम कैसे तरीके से यूज कर सकते हैं, क्या इसका ग्राफ बनेगा, किस तरह से इसका रिप्रेजेंटेशन होगा। अगर इन चीज़ों को आप ध्यान से देखने की कोशिश करो तो पहले हम इसके ग्राफ की बात करेंगे। इस इक्वेशन में क्या ग्राफ होगा, तो जब आप केमिस्ट्री पढ़ रहे होते हैं तो ऐसा दिमाग में बैठाइए कि केमिस्ट्री में हर चैप्टर में मोस्ट ऑफ द ग्राफ आर फॉलोज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। अब वो स्ट्रेट लाइन नेगेटिव स्लोप के साथ होगा, पॉजिटिव स्लोप के साथ होगा, इंटरसेप्ट के साथ होगा, ये अलग बात है, वो तो आपको इक्वेशन बनाने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन ज़्यादातर ग्राफ 99% मान लीजिए कि वो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन रूल को ही फॉलो करेंगे। अब इस इक्वेशन को अगर मैं थोड़ा सा रीअरेंज करने की कोशिश करूं तो इसको मैं लिख दूंगा कि log k इज इक्वल टू माइनस ई अपॉन 2.303 r इंटू 1 अपॉन टी प्लस log a। इसी इक्वेशन को मैंने थोड़ा सा रीअरेंज कर दिया है। अब इक्वेशन को रीअरेंज कर देने के बाद देखिए आप ध्यान से, आप जानते हैं इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन का फार्मूला होता है y इज इक्वल टू mx प्लस c, मालूम है ना। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन y इज इक्वल टू mx प्लस c, क्या ये इक्वेशन इस इक्वेशन को फुलफिल कर रहा है? तो हाँ, इस इक्वेशन में हमको ये क्लियर हो रहा है कि अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो y एक्सिस पे log k होगा। इस इक्वेशन में ये क्लियर हो रहा है कि अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो x एक्सिस पे 1/t होगा। यहाँ 1/t ध्यान देना है, बहुत सारे बच्चों को गलती होती है आर्हेनियस इक्वेशन में और इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में। इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में जो t था वो टाइम था, वो स्मॉल t टाइम था, लेकिन यहाँ पर जो t है वो टेम्परेचर है। तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, थोड़ा सा ध्यान दो, क्योंकि दो ग्राफ है केमिकल काइनेटिक्स के जो हमेशा क्वेश्चन में आते हैं, उनके स्लोप पूछे जाते हैं। एक इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का इंटीग्रेटेड रेडलाइन इक्वेशन और दूसरा ये। यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आता है, हमेशा कॉम्पिटिशन्स में पूछा जाता है कि आर्हेनियस इक्वेशन में स्लोप कितना होता है, m फॉर स्लोप कितना होता है, तो आप बोलते हो माइनस ई अपॉन 2.303 r। माइनस ई अपॉन 2.303 r इज द स्लोप ऑफ द आर्हेनियस इक्वेशन एंड कांस्टेंट इज, तो आपको प्री डिफाइंड है, पहले से मालूम है कि कोलिजन फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है। तो यहाँ पे कांस्टेंट इज कोलिजन फ्रीक्वेंसी का लॉग यानी log a। तो अब हमको ये बहुत इजीली मालूम हो रहा है कि आर्हेनियस इक्वेशन जो होता है उसका एक्सपोनेंशियल इक्वेशन को लॉग करने के बाद जो हमको सिंपल इक्वेशन मिलता है कि log k इज इक्वल टू log a माइनस ई अपॉन 2.303 RT। इस इक्वेशन को अगर हम ध्यान से देखें तो रीअरेंजमेंट करने के बाद ये इक्वेशन स्ट्रेट लाइन इक्वेशन के को फॉलो करता है। इस स्ट्रेट लाइन इक्वेशन में हमको ये क्लियर हो जाता है कि भाई जो स्लोप आएगा वो माइनस ई अपॉन 2.303 r आएगा, माइनस ई अपॉन 2.303 r आएगा। कई बार न्यूमेरिकल डायरेक्ट स्लोप पूछे गए हैं, तो स्लोप की वैल्यू माइनस ई अपॉन 2.303 r, और अगर स्लोप की वैल्यू दे दी जाए तो एक्टिवेशन एनर्जी बराबर स्लोप इंटू 2.303 r माइनस। क्लियर? अब इसको ग्राफ को कैसे बनाते हैं, कैसे बनाएंगे वो देखते हैं। तो मैं आपको कंपेयर कराता हूँ, क्योंकि मैंने अभी जो बताया कि ज़्यादातर बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है इंटीग्रेटेड रेट ला, फर्स्ट ला ऑर्डर इक्वेशन और
इधर आर्हेनियस इक्वेशन, दोनों के ग्राफ हमेशा कंपटीशन में आते हैं और दोनों को एक साथ अपन कंपेयर करते हैं और ये देखते हैं कि कंफ्यूजन कहाँ से दूर होगा। इसमें नेगेटिव स्लोप है, उसमें क्या आया था, वो ग्राफ कैसा था, वो ओरिजिन से जा रहा था कि नहीं जा रहा था, ये ओरिजिन से जाएगा कि नहीं जाएगा। ये तो आपको बहुत इजी क्लियर है कि इक्वेशन में अगर स्लोप नेगेटिव है तो वो डाउनवर्ड आएगा, वाई एक्सिस से डाउनवर्ड आएगा, लेकिन अगर स्लोप पॉजिटिव है तो वो ओरिजिन से या वाई एक्सिस से अपवर्ड जाएगा। अब ये डिपेंड करता है इंटरसेप्ट पे। तो आगे अब इस पे आपको बहुत सीरियसली ध्यान देना है कि आर्हेनियस इक्वेशन बना लेने के बाद इसका ग्राफिकल फॉर्म क्या होगा। तो ग्राफ रिप्रेजेंटेशन देखने के लिए आपको बहुत कंसंट्रेशन बनाना होगा। तो आगे जो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, इंटीग्रेटेड डेल्टा इक्वेशन और आर्हेनियस इक्वेशन दोनों को एक साथ ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं और दोनों के स्लोप की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं, ग्राफ का फॉर्म देखते हैं। ये दोनों चीज़ें आपको पिक्चर दिमाग में एकदम क्लियर होनी चाहिए। यही दोनों ग्राफ आने हैं, नीट हो, जेई हो, क्वेश्चन इन्हीं से ही आने हैं। 12th में भी बेसिक एक्सप्लेनेशन इन्हीं का होगा। तो ध्यान से देखिए, आपको याद होगा कि हमने जब फर्स्ट ऑर्डर इंटीग्रेटेड डेल्टा इक्वेशन पढ़ा था तो फर्स्ट ऑर्डर इंटीग्रेटेड डेल्टा इक्वेशन जो था वो क्या था, k इज इक्वल टू 2.303 है ना अपॉन t कन्वर्जन किया था और लॉग बेस 10 a अपॉन a माइनस एक्स। याद है आप लोगों को, यहाँ पे हमने a नॉट और a t भी यूज कर लिया था। आर्हेनियस इक्वेशन अभी अभी पढ़ा, log k इज इक्वल टू log a माइनस e अपॉन 2.303 r t। दोनों को रीअरेंज करते थे, तो जब इसको रीअरेंज किया था तो हमने इसको सिंपल कन्वर्जन कर लिया था क्या कि log a माइनस log a माइनस x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा kt अपॉन 2.303। जब हमने इसको रीअरेंज करके प्रॉपरली लिखा था तो log k इज इक्वल टू, ये आगे ले जाएंगे तो क्या था k अपॉन 2.303 इंटू टी प्लस लॉग ऑफ a माइनस एक्स। याद है आपको, ये इक्वेशन आया था। तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, यानी इस इक्वेशन का y एक्सिस पे log a था, x एक्सिस पे t था, और ये t ही आपको दिमाग लगाना है कि ये t क्या है। तो ये t टाइम है, ध्यान रखना है कि t इज द टाइम। अब इस इक्वेशन में आपको ये तो क्लियर हो गया कि log a और वैल्यू कन्वर्जन किया था तो यहाँ पे माइनस में आएगा, तो माइनस के अपॉन 2.303। तो ये स्लोप है, स्लोप क्लियर हो गया। स्लोप की वैल्यू माइनस के अपॉन 2.303 आ रही थी फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में। इसी को जब हम आर्हेनियस इक्वेशन में बदलते हैं तो अभी हमने रीअरेंज करके देख लिया कि ये हुआ था log k इज इक्वल टू माइनस ई अपॉन 2.303 r इंटू 1 अपॉन t प्लस log a, और ये था y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जहाँ y एक्सिस पे log k है और स्लोप माइनस ई अपॉन 2.303 r है, और x एक्सिस पे जो 1/t है, यहाँ पर t की वैल्यू क्या है, टेम्परेचर, टाइमिंग, और log a जो है वो वैल्यू क्या आ रही है, वो कांस्टेंट की वैल्यू है। क्लियर। तो अब आपको ये दोनों इक्वेशन में ये तो क्लियर हो रहा है कि फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स और आर्हेनियस इक्वेशन दोनों इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन को फॉलो करते हैं, दोनों के y एक्सिस और x एक्सिस की वैल्यू क्या है। तो अब मैं अगर इन दोनों को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करूं तो अब आप बोलोगे कि यार जो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का ग्राफ बनता है उस ग्राफ में y एक्सिस पे हमेशा log a माइनस एक्स और यहाँ पर log a होगा, थोड़ा ध्यान देना है। तो log a माइनस एक्स होगा और यहाँ अपन कन्वर्जन करेंगे, ये कांस्टेंट जो होगा वो इनिशियल कंसंट्रेशन log a होगा। अब स्वाभाविक बात है, स्लोप और x एक्सिस पे क्या है, वो t है, यहाँ पे ये t
टाइम है। स्लोप क्या है? नेगेटिव है। नेगेटिव स्लोप यानी डाउनवर्ड ग्राफ आएगा और स्लोप की वैल्यू क्या है? -k/2.303। तो स्लोप इज इक्वल टू -k/2.303। दिस इज द इक्वेशन ऑफ इंटीग्रेटेड इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। इसका एक ग्राफ रिप्रेजेंटेशन आया जिसपे y एक्सिस पे log a माइनस एक्स या log a t है और वो टाइम के साथ नहीं कि टेम्परेचर के साथ नहीं, ये दो कंफ्यूजन बहुत होता है। इसलिए आपको ध्यान देना है कि फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का इंटीग्रेटेड इक्वेशन टाइम टाइम टाइम, हर चीज़ टाइम तो होता है वहाँ, इनिशियल टाइम, टाइम टी, जो भी है वो टाइम। लेकिन यही अगर आर्हेनियस इक्वेशन पढ़ते हैं तो इसका ग्राफ बनाएंगे तो y एक्सिस पे log k है, x एक्सिस पे 1/t है। ध्यान रखना है t नहीं है, 1/t है। Here t is the temperature, 1/t है। स्लोप -e/2.303 r है तो इसका भी नेगेटिव स्लोप होगा और स्लोप की वैल्यू जो होगी -e/2.303 r। तो ये तय हो गया कि फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के जो इक्वेशन बनते हैं उन फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के इक्वेशन में हमेशा स्लोप की वैल्यू मिल रही है -k/2.303 r, जबकि आर्हेनियस इक्वेशन में स्लोप की वैल्यू मिल रही है -e/2.303 r और फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के इक्वेशन में -k/2.303। क्लियर? तो अब ये दोनों ग्राफ और दोनों कंडीशन को आपको एकदम माइंड फ्रेम में बैठाना होगा कि ये दोनों ही आएंगे और इन दोनों में से एक तो फिक्स्ड है आना और क्या आएगा वो कंडीशनल है, लेकिन ये दोनों में से एक आएगा और हर साल आता है। इसलिए आप इस पर एकदम परफेक्ट रहो कि हम आर्हेनियस इक्वेशन और फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का ग्राफिकल फॉर्म बहुत ईजिली समझ सकते हैं। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। तो ग्राफ सीख लेने के बाद अब ये तो क्लियर हो गया कि आर्हेनियस इक्वेशन हमको टेम्परेचर कोरिलेशन सिखाता है। अगर अब ये टेम्परेचर कोरिलेशन सिखाता है तो अब एक और प्रॉब्लम आने वाली है। इस इक्वेशन में आप ध्यान से देखो, log k इज इक्वल टू log a माइनस e/2.303 r में जब आप कैलकुलेशन करते हो तो प्रॉब्लम ये हो जाती है कि हर बार आपको log a की जरूरत पड़ेगी, कोलिजन फ्रीक्वेंसी की जरूरत पड़ेगी। कोलिजन फ्रीक्वेंसी एक फ्रैक्शन पार्ट है कि टोटल नंबर ऑफ कोलिजन मालूम है अगर, तो हम ये बता सकते हैं कोलिजन फ्रीक्वेंसी कितनी है। कि उसके लिए तरीका क्या था कि अगर मैं कहूँ कि 100 टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल हैं और उसमें से 20 मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में बदल रहे हैं यानी वो इफेक्टिव कोलिजन कर रहे हैं तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी होगा 20/100। अगर मैं ये कहूँ कि कितने मॉलिक्यूल रिएक्टेंट कोलिजन इफेक्टिव कोलिजन कर रहे हैं वो स्मॉल n है और टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ रिएक्टेंट जो कि हमने यूज़ किए हैं वो कैपिटल N है, तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी A या Z इज इक्वल टू स्मॉल n अपॉन कैपिटल N। क्लियर? लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हर बार क्वेश्चन में कोलिजन फ्रीक्वेंसी को सॉल्व करना कठिन होता है। दूसरा, आर्हेनियस इक्वेशन टेम्परेचर चेंज को समझाता है कि टेम्परेचर चेंज होने से रेट कांस्टेंट चेंज होता है। ये जो चेंज वर्ड है यही बताता है कि ये क्वेश्चन हमेशा दो कंडीशन के लिए होंगे, कंडीशन फर्स्ट, कंडीशन सेकंड, दोनों में जो चेंज आएगा उसी के आधार पे कैलकुलेशन होगा। तो ये तय रहा कि आर्हेनियस इक्वेशन को हम थोड़ा सा कन्वर्ट करेंगे और एक नए तरीके से फॉर्म करेंगे और उसी के आधार पे न्यूमेरिकल्स का यूज़ करेंगे। क्या कैसे होगा इस पे ध्यान देने के लिए आपको सबसे पहले तो ये क्लियर रखना होगा कि न्यूमेरिकल्स करने के लिए लॉग बनना बहुत ज़रूरी है और लॉग मैंने कई बार आपको कहा कि सीखिए, बहुत ज़रूरी है। कुछ नहीं तो कम से कम log 10 तक की वैल्यू आपको एकदम रटा होना चाहिए। जब log 10 तक आपको रटा रहता है तो आप क्या करते हो कि थोड़ा सा दिमाग यूज़ करते हो और फिर बाकी वैल्यूज़ भी बनने लगती है। तो बहुत सारे बच्चे अगर आप पढ़ रहे हो तो आप खुद अपने आप से पूछो कि क्या आपको log 10 तक की वैल्यूज़ याद हैं, एकदम रटा है? अगर हाँ तो आप बहुत अच्छे बच्चे हैं, लेकिन ना तो आप खराब बच्चे तो नहीं हैं, लेकिन आप आलसी ज़रूर हैं। क्योंकि 12th में आने के बाद
अगर हमको 10 तक के लॉग नहीं बन रहे हैं तो ये गलत बात है। फिर भी आप जब शुरुआत कर दें तभी अच्छा है, तो कम से कम 10 तक की वैल्यू लॉग में बननी चाहिए। फिर उसके बाद एक्सपोनेंट में आएगा कि उसका कन्वर्जन आएगा, तो फिर अब उस 3 इक्वेशन हमारे पास हैं कि लॉग ए इंटू लॉग ए इंटू बी इज इक्वल टू लॉग ए प्लस लॉग बी, लॉग ए अपॉन बी इज इक्वल टू लॉग ए माइनस लॉग बी, और अगर लॉग ए टू द पावर बी है तो सॉल्व करने पे बी लॉग ए। ये 3 इक्वेशन आप सब लोग जानते हो। इन 3 इक्वेशन को जानने के बाद लॉग की वैल्यूज़ आप 1 to 10 मैंने 2-3 बार बताया, वो याद रखने की कोशिश करिए। फिर एक बार बोलता हूँ, सुनिए, ध्यान लगाइए कि log 1 0, log 2 0.301, log 3 0.47, log 4 यानी log 2 का स्क्वायर, log 2 का स्क्वायर का मतलब 2 log 2 यानी 2 इंटू log 2, 2 इंटू log 2 की वैल्यू 0.301 यानी 0.602, log 5 अप्रॉक्स 0.7, 0.699, 0.7 लीजिए आप। log 6 नहीं बनता, तो ये मालूम है कि 6 का मतलब क्या होता है 2 इंटू 3, तो log 2 इंटू 3, log 2 प्लस log 3, तो log 2 की वैल्यू 0.301, log 3 की वैल्यू 0.47, दोनों का सम 0.771, log 7 0.84, log 8, log 2 का क्यूब यानी 3 log 2, 3 इंटू 0.301 इज इक्वल टू 0.903, log 9, तो log 9 इज इक्वल टू क्या होगा log 3 का स्क्वायर, 2 log 3, 2 इंटू log 3 इज इक्वल टू 0.47, तो 2 इंटू 0.47 इज इक्वल टू 0.94। क्लियर? log 10 1। अब इसी आधार पे अब आप log 15 चाहिए, log 50 चाहिए, log 10 टू पावर -5 चाहिए। जब आपको log बनता है तो फिर एंटी लॉग भी बन जाता है। कोई न्यूमेरिकल आया तो छोटे मोटे एंटी लॉग भी आप कर सकते हो। बड़े एंटी लॉग के लिए आप मैथमेटिकली इसको इलस्ट्रेट करो और सीखने की कोशिश करो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और अब ये तो क्लियर हो गया कि हमारा जो आरेनियस इक्वेशन है वो सिंपल फॉर्म ये है। अब इसको हम मैथमेटिकली कन्वर्जन कैसे करते हैं उस पर ध्यान लगाते हैं। तब फिर ये बात तो क्लियर हो गई कि अब हम इसको 2 कंडीशन क्रिएट करेंगे और उसके आधार पे ही कैलकुलेशन करेंगे। तो चलिए, अगर मैं कहता हूँ कि आरेनियस इक्वेशन को हम 2 कंडीशन पे लेट कंसीडर करें और ये माने कि लेट एट टेम्परेचर T1, कैपिटल T टेम्परेचर T1, रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन इज K1 एंड एट द टेम्परेचर T2, रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन इज K2 where the temperature T2 is higher than T1। यानी हम ये कंडीशन क्रिएट करके चल रहे हैं कि T1 टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट K1 है, T2 टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट K2 है, where T2 is greater than T1, T2 is the higher temperature। तो स्वाभाविक बात है आरेनियस इक्वेशन को 2 इक्वेशन बनेंगे। एक हो जाएगा log K1 इज इक्वल टू माइनस E अपॉन 2.303 R, ठीक है, या फिर आप पहले यूज कर लें log K1 इज इक्वल टू log A माइनस E अपॉन 2.303 R T1 इक्वेशन 1। सिमिलरली log K2 इज इक्वल टू log A माइनस E अपॉन 2.303 R T2 द इक्वेशन नंबर 2। अब आपको आरेनियस के 2 कंडीशनल इक्वेशन मिल गए। अब आपको ये ध्यान देना है कि इस इक्वेशन को यूज़ कैसे करें। तो स्वाभाविक बात है हमारे लिए इजी होगा कि अगर हम इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दें, क्योंकि हमको चेंज निकालना है, तो चेंज निकालने के लिए डिफरेंस कर दें। तो डिफरेंस कर देने के बाद हमको रेशियो मिल जाएगा, क्योंकि log a माइनस बी इज इक्वल टू log a अपॉन log a अपॉन बी। तो अब हम इसको क्या करें कि हायर माइनस लोअर इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 कर दें। अगर ऐसा कर देंगे तो स्वाभाविक बात है अब आपको इक्वेशन मिलेगा log K2 माइनस log ऑफ K1। कांस्टेंट आपके पास बाहर निकलेगा, वो क्या होगा E अपॉन 2.303 R, ये तो कांस्टेंट निकल आएगा। इसको और ज़्यादा सॉल्व करोगे तो अब आप इसको इजी वे में लिख सकते हो T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2। मैंने एक स्टेप कम कर दिया है, अब उसको ध्यान देना।
तो ये हुआ। अब आप जानते हो log a माइनस log b इज इक्वल टू log a अपॉन b। तो log ऑफ k2 अपॉन k1 ये सब बेस 10 log में है इज इक्वल टू ये हो जाएगा E अपॉन 2.303 r हायर टेम्परेचर T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2। ये है आर्हेनियस का इक्वेशन फॉर कैलकुलेशन न्यूमेरिकल्स करने के लिए। अब यहाँ पर बहुत सारी प्रिकॉशंस की ज़रूरत है। पहली प्रिकॉशन, आपको ये क्लियर होना चाहिए कि रेट कांस्टेंट K1 T1 टेम्परेचर पे है और T2 हायर टेम्परेचर है, तो रेट कांस्टेंट K2 भी हायर होगा। कैसे और इसकी वैल्यू क्या होती है जस्ट अभी बात करते हैं। दूसरा, यहाँ पर टेम्परेचर है, टाइम नहीं है। टेम्परेचर वो भी केल्विन में है क्योंकि कैपिटल T है। अब केल्विन में है तो आप डिग्री सेल्सियस को केल्विन कन्वर्जन करोगे और फिर सॉल्व करोगे। क्लियर? यहाँ पर एक चीज पे ध्यान देना है कि आप जितने लोग हो, अगर 2.303 अगर मान लें एक्टिवेशन एनर्जी किलो जूल पर मोल में है और ये 8.314 इंटू 10 टू पावर -3, तो मैंने ये देखा है क्या इस क्वेश्चन को करने में अगर 2 मिनट कैलकुलेशन में समय लगा तो उस 2 मिनट का अगर लॉग बनता है तो उस 2 मिनट में लगभग मान के चलिए 70% टाइम तो इसमें बर्बाद होता है। आप लोग कोशिश करिए कि यार इनका प्रोडक्ट ट्री रट लो तो आपका 70% टाइम बचेगा। इन दोनों का प्रोडक्ट अगर आप सॉल्व कर लोगे तो स्वाभाविक बात है इनका जो प्रोडक्ट आएगा लगभग 19.25 अप्रॉक्स वैल्यू आएगी। उसको यूज़ कर सकते हैं और उसके आज कैलकुलेशन में यूज़ कर सकते हैं। तो कोशिश करिए कि शॉर्ट में उनका प्रोडक्ट आपको याद हो जाए तो आपके लिए समय बचेगा। अब ये तो क्लियर हो गया कि आर्हेनियस इक्वेशन के कंडीशन के हिसाब से log K2 अपॉन log K1 इज इक्वल टू E अपॉन 2.303 r T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2 आपको न्यूमेरिकल कैलकुलेशन के लिए यूज़ होगा। यहाँ पर अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो जरूरी है करना वो ये है कि प्रैक्टिकल एनालिसिस से ये पता चलता है कि हर 10 डिग्री हर 10 डिग्री टेम्परेचर राइज करने पर, चाहे वो डिग्री सेल्सियस हो या केल्विन, क्योंकि डिफरेंस किसी भी यूनिट में करें वैल्यू उतनी ही आएगी, तो हर 10 डिग्री टेम्परेचर राइज करने पर रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन डबल हो जाता है। For each 10 degree rise in temperature, the rate constant of the reaction become double। इसका मतलब ये नहीं है कि 10 डिग्री पे डबल हो जाता है तो 5 डिग्री पे आधा हो जाता है। ये ग्राफ इस तरह का होता है, तो अंदाजा नहीं लगाना है कि 10 पे डबल हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, हर 10 डिग्री पे डबल होता है। यानी अगर मैं 40 से 50 जाऊँगा तो डबल हो जाएगा, 50 से 60 जाऊँगा तो डबल का डबल हो जाएगा, ऐसो ऑन। यानी फॉर ईच 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन बिकम डबल। जब आप अपनी बुक में देखोगे तो आपकी बुक में 2 और 3 लिखा है। इस 2 और 3 को कहते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट से रिप्रेजेंट किया आपकी बुक में। तो वह क्या कि जो रूम टेम्परेचर हम ले रहे हैं 25 डिग्री सेल्सियस 298 केल्विन, 298 केल्विन पर हम ये मान लेते हैं किसी भी रिएक्शन का रेट कांस्टेंट K1, फिर उसमें 10 डिग्री राइज किया गया, अब वो 35 डिग्री सेल्सियस हो गया। यानी 35 डिग्री सेल्सियस जब हो गया तो ये 308 केल्विन हो गया। तो किसी भी रिएक्शन के 35 डिग्री सेल्सियस और 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट का जो रेशियो मिला उसी को कहते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट। यानी आप ये भी कह सकते हो कि 308 केल्विन और 298 केल्विन पर रेट कांस्टेंट की जो रेशियो मिलेगी वो टेम्परेचर कोफिशिएंट है, और ये जनरली 2 या 3 होती है, ऐसा बुक में लिखा है। आपको जब तक आप 11th 12th और कॉम्पिटिशन्स दे रहे हो तो आपको 2 पे कंसंट्रेट रखना है अपने आप को, रेस्ट ऑफ बात की बातें हैं। यानी हम ये दिमाग में रखेंगे कि फॉर ईच 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन बिकम डबल, पहली बात। दूसरा, ये रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, तो अगर मैं ये कहूँ कि ईच 10 डिग्री सेल्सियस में रेट या रेट कांस्टेंट डबल हो जाता है, दोनों चीज़ को आप ध्यान रखना है। यानी अगर मैं ये कहूँ कि इनिशियल टेम्परेचर T1 है और फाइनल टेम्परेचर T2 है, तो
हम एक इक्वेशन बनाएं, हम कहें कि चेंज ऑफ रेट क्या होगा, तो आप बोलोगे चेंज ऑफ रेट इज 2 to the power T2 minus T1 upon 10। यानी स्वाभाविक बात है, आप बहुत ही इजी दिमाग लगा सकते हो कि अगर मैं कहूँ कि 40 डिग्री से 80 डिग्री तक टेम्परेचर में चेंज हुआ है, तो आप बताओ चेंज ऑफ रेट कितना है। तो जो एक्सपीरियंस्ड लोग होते हैं, बच्चे होते हैं, वो जल्दी करते हैं, बोले यार 40 से 80 हुआ है, यानी चेंज ऑफ रेट 2 to the power 80 minus 40 upon 10। तो सॉल्व कर लेगा और बोल देगा 2 to the power 80 minus 40 upon 10 एक्सपोनेंट में है, तो ये 2 की पावर 4 आ जाएगा, यानी 16 टाइम रेट बढ़ गई। क्लियर? तो आपको ये क्लियर हो गया कि टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या है। तो किसी भी रिएक्शन में 35 डिग्री सेल्सियस और 25 डिग्री सेल्सियस पे रेट कांस्टेंट का जो रेशियो मिलता है उसको टेम्परेचर कोफिशिएंट कहते हैं। द रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट of any reaction at 35 and 25 degree Celsius or 308 Kelvin and 298 Kelvin is termed as temperature coefficient. Its value is generally 2 for the normal equation. Change of rate और change of rate constant जब हम वैल्यू सॉल्व करेंगे तो हमेशा 2 to the power delta T upon 10 होगा, where delta T या T2 minus T1 higher temperature minus lower temperature। हर 10 डिग्री टेम्परेचर राइज करने पर रेट या रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन जस्ट डबल होती जाती है। क्लियर? दूसरी बात, इस आरेनियस के इक्वेशन को जब आप देखते हो कि log K2 अपॉन log K1 इज इक्वल टू A अपॉन 2.303 R T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2 है, तो यहाँ पर यह तो तय हुआ कि एक्टिवेशन एनर्जी जो होगी वो हमेशा किलो जूल पर मोल में होगी और किलो जूल पर मोल में वैल्यू कन्वर्जन करना होगा। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट, आपको ध्यान रखना, हमेशा कंसंट्रेट करने, दिमाग में क्लिक करते रहना चाहिए कि बहुत सारी चीज़ें बहुत हैवी न्यूमेरिकल्स नहीं आते। वो आपको अगर ट्रिकी दिमाग है और थ्योरी क्लियर है तो वो न्यूमेरिकल भी ईजी हो जाते हैं। कैसे? कि आपको बस यही मालूम है कि हर 10 डिग्री पर रेट डबल होती है, रेट कॉन्स्टेंट डबल होती है, तो इसके आधार पर भी आप बहुत सारे कैलकुलेशन कर सकते हो। जैसे अगर मैं कहूँ एक सिंपल सा क्वेश्चन आपको करना है और उस सिंपल से क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए और देखिए कि यार क्या आंसर आता है। जैसे मैंने कहा कि इफ़ एट 25 डिग्री सेल्सियस एंड 35 डिग्री सेल्सियस, 25 and 35 डिग्री सेल्सियस rate constant of the reaction are 2 into 10 to power minus 4 and 4 into 10 to power minus 4 second inverse. If at 25 and 35 degree Celsius temperature rate constant of the reaction are 2 into 10 to power minus 4 and 20 into 10 to power minus 4 second inverse, then calculate the value of activation energy of the reaction। समझे आप क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि calculate the activation energy of the reaction if the rate constant of the reaction at 25 and 35 डिग्री सेल्सियस आर 2 into 10 to power minus 4 and 4 into 10 to power minus 4 सेकेंड इनवर्स। तो टेक योर टाइम, आप इसको कैलकुलेट करिए। देखिए ये कैलकुलेशन आप 2 मिनट में कर पाते हो, 3 मिनट में कर पाते हो, इसलिए यहाँ पे वीडियो को पॉज करके आप कैलकुलेशन करिए और देखिए कि आपने टाइम कितना कंज्यूम किया। और अगर आप थोड़ा सा ट्रिकी दिमाग लगाए होते तो आपको कितना कम समय लगता। दूसरा कि आपको लॉग बनता है तो स्वाभाविक है लॉग की छोटी मोटी वैल्यू तो आपको बनती है। तो टेक योर टाइम, तभी आप क्वेश्चन कर रहे होंगे तो स्वाभाविक बात है आप बोलोगे 25 डिग्री सेल्सियस यानी 298 केल्विन पर रेट कांस्टेंट 2 into 10 to power minus 4 है और 35 डिग्री सेल्सियस यानी 308 केल्विन पर 4 into 10 to power minus 4 एक्टिवेशन एनर्जी निकालना है, वो हमेशा किलो जूल में ही निकालना होता है। तो ऐसे केस में आप बोलोगे लॉग ऑफ 4 into 10 to power minus 4 2 into 10 to power minus 2 ये पता नहीं है अपॉन 2.303 आर किलो जूल में एक्टिवेशन लाना है तो 8.314 10 to power minus 3 T2 is 308 minus 298 upon 298 into 308। अब यहाँ पर
जब आप सॉल्व करोगे तो इन दोनों का प्रोडक्ट 19.15 याद रखोगे और 19.15 सुधार लीजिएगा, 19.15 रखेंगे और कैलकुलेशन करेंगे। ये स्वाभाविक log 2 है तो 0.301 इज इक्वल टू ये अपन अप्रॉक्सीमेशन कर लेंगे 19.15 10 टू पावर -3, ये हो जाएगा 10 है ना, 298 इंटू 308। पूरा कैलकुलेशन करने पर आपको लगभग 53.7 किलो जूल पर मोल वैल्यू कैलकुलेशन के हिसाब से मिलेगी। अब ये तय हो गया कि हमें इस आर्हेनियस इक्वेशन में बहुत हैवी न्यूमेरिकल्स नहीं है। हाँ, जब आप बुक में देखोगे तो ये न्यूमेरिकल बहुत बड़े बड़े दिखेंगे, कारण कि डिजिट्स बहुत सारी हैं, लेकिन फुल स्टॉप उन्हीं का लगेगा जिनको छोटे मोटे लॉग नहीं बनते, कंसेप्ट्स क्लियर नहीं है, तो उनके लिए दिक्कत है। क्लियर? तो आप कोशिश करिए, इस चीज़ को सीखिए। टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या है, हर 10 डिग्री पे 10 डिग्री राइज होने पर रेट या रेट कांस्टेंट डबल होता है। आर्हेनियस इक्वेशन, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के ग्राफिकल फॉर्म क्या है, कैसे रिप्रेजेंटेशन किया जाता है, इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट होने की ज़रूरत है, जो कि आता है हमेशा। ओके, तो आज के लिए इतना ही। कोशिश करिए इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की। ओके, गुड डे।